अजी सुनते हो, दीपक को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों, आज दीपक टिफिन लेकर नहीं गया? विनोद राव ने पूछा। आज दीपक की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसीलिए दीपक सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। विनोद राव ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। निर्मलाबाई ने राहत की सांस ली। विनोद राव तैयार हुए, मतलब अपनी पत्नी निर्मलाबाई और बेटे दीपक के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह दीपक का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और निर्मलाबाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। एक ये हमारे पापा पिताजी अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। दीपक, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की जमीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनवाया, तो हम ही इन्हें एक मकान बनवा कर दे दें? एक क्षण के लिए निर्मलाबाई की आंखें भर आईं। क्या बताएं, अपने जन्म दिए पुत्र को बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। दीपक सूखे मूर्खों जैसी बातें करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों को ट्यूशन दिया। यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी का तत्व था ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही दीपक एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा। पड़े हैं धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दीपक ने दरवाजा खोला तो विनोद राव खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना, इस डर से दीपक का चेहरा उतर गया, परंतु विनोद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह बातें वहीं खत्म हो गई थी। ये था निर्मलाबाई और दीपक का कल का झगड़ा। पर आज विनोद राव ने टिफिन को साइकिल पर लटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की दीपक की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका सांस फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। दीपक पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं, तुम बाजू में ही रहिए। चेयरमैन साहब को आप दिखने नहीं चाहिए। विनोद राव थोड़ी दूर पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में दर्द उठने लगा था, इसलिए विनोद राव वहीं एक तप्त पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ दीपक भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र विनोद राव की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने दीपक सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए थे, गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा। चेयरमैन साहब ने गार्ड से कहा, बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वही हुआ। दीपक के शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगीं। गुस्से और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज़ देने पर विनोद राव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके पास गए। आप पाटिल सर हैं ना? TM हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ। आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने विनोद राव के चरण छुए। सभी अधिकारी और दीपक वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं नीतीश अग्रवाल, तुम्हारा विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हो आप तो। चेयरमैन हंस दिए। फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया?
गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर विनोद राव ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने विनोद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, विनोद राव सकपकाते हुए बोले। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, उस पर पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, चेयरमैन साहब जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले। पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान ही संभालता रहता। दीपक और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेज में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। ऊपर से मैं अमीर बाप की औलाद। दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा काम था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। इसीलिए सर ने पढ़ाने को मना कर दिया। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस को बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुमसे कहता हूँ दीपक, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि होने लग गई। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो अब आसान लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस! पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया था। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है, मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बीई करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाए पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को। विनोद राव की ओर देखकर जीएम ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक हैं। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने विनोद राव से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, विनोद राव के बदले में दीपक ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर। सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें से एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? विनोद राव और दीपक दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, विनोद राव आग्रहपूर्ण बोले। चेयरमैन साहब ने विनोद राव के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर दीपक की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, दीपक तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती।
ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है, इसलिए अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की। तो फिर हाल मैं बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं, सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हाल ही नहीं, उसने भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली हैं, वह भी अपनी खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दीपक अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला। धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को दो दीपक, ये उनका पुण्य है। और मुझे एक वचन दो दीपक, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले। नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा, दीपक हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब दीपक घर आया तब विनोद राव किताब पढ़ रहे थे। निर्मला बाई पास ही सब्जी काट रही थी। दीपक ने बैग रखा और विनोद राव के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हो। विनोद राव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है निर्मला बाई की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनकी आंखों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आईं। कृपया अपने पिता से कभी ये न कहें कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जो भी कमाना हो वो खुद कमाया करें। जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने तुम्हें दिए हैं वही कमाने के लिए पथ प्रदर्शक रहेंगे। थैंक यू।